मौजूदा बजट इस हुकूमत की जानिब से पेश किया गया, उसमें टैक्सेस की भरमार हमने देखी और न सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए बल्कि विद होल्डिंग टैक्स भी न सिर्फ हमने उस तनख्वाहों पर उसका इतलाक देखा, न सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पर वो लगा बल्कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वालों को भी फाइलर्स को अलग शरह से और नॉन फाइलर्स को एक अलग शरह से ये टैक्स देना पड़ेगा। तो गाड़ियों पर भी इसका इतलाक हुआ, उसकी खरीदो फरोख्त पर भी, लेकिन तनख्वाहों पर इसका इतलाक किस शरह से और क्यों किया गया है, इसमें थोड़ी सी ज़रा हम आपको फिगर्स भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि 6 से 12 लाख तक के जो अफराद हैं उन पर ये 5%, जो 6 लाख से ज़ायद की रकम है उस पर ये 5% का इतलाक होगा। फिर 12 लाख से आप जब ऊपर चले जाएंगे तो ये जो 30,000 रुपये और फिर प्लस उसका 15% इस तरह से इसका इतलाक होगा। फिर ये मुख्तलिफ स्लैब्स हैं जिस पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है। अब इसकी शिकों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया गया FBR की जानिब से। तो ये जो शिकों में तब्दीली हुई है, क्या इससे टैक्सेस की शरह कम होगी? विद होल्डिंग टैक्स जो तनख्वाहों पर है वो क्यों है, इसका मकसद क्या है, टैक्स कलेक्शन क्या इससे मजीद बढ़ सकती है? इस वक्त हमारे साथ बोर्ड के मेंबर और तर्जुमान FBR बख्तियार में मोहम्मद साहब मौजूद हैं। उनसे ये सारी सूरत हाल ज़रा डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कि FBR की जानिब से फैसले क्यों किए गए। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, तनख्वाहें हो या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त हो, प्रॉपर्टी हो, ये विद होल्डिंग टैक्स सबके ऊपर लागू कर दिया गया है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जनाब, विद होल्डिंग टैक्स तो खैर तनख्वाह पे पहले भी था। अच्छा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जी उस पर रद्द-बदल किया गया है और जिस तरह आपने कहा कि जी कुछ लोग जो पहले शायद लोअर स्लैब में आते थे या वो टैक्स नहीं देते थे, वो टैक्स नेट में आ गए, तो वो विद होल्डिंग टैक्स पे तो पहले ही था। कुछ चीज़ों पे नया लगा है लेकिन सैलरी पे तो पहले भी था। अच्छा, तो सर इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं, सैलरी जो लोगों की इनकम है उस पर इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग दे रहे हैं, जब कोई चीज़ लोग खरीदने जाते हैं उस पर 17-18% सेल्स टैक्स देते हैं, तो फिर ये विद होल्डिंग टैक्स की ज़रूरत सैलरी पर क्यों है? नहीं, विद होल्डिंग टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वो जैसे आप कमाते हैं तो उस पर आपको देना पड़ता है। तो चूंकि सैलरी एक इनकम है उस पर ये इनकम टैक्स लग रहा है। विद होल्डिंग टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स है। सेल्स टैक्स तो आपके एक्सपेंडिचर पे जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर होता है। तो ये दोनों डिफरेंट टैक्सेस हैं, सैलरी का इनकम टैक्स और वो सेल्स टैक्स है। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी हमने देखा कि ये इजाफा किया गया है, ये FBR का आइडिया था या ये गवर्नमेंट का आइडिया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया था, ये इम्प्लीमेंट तो हो गया, ये आइडिया किसका था कि टैक्सेस उन्हीं लोगों पर बढ़ा दिए जाएं जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं? नहीं, ये थोड़ी सी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बेसिकली टैक्स पॉलिसी इशू होता है। बहुत सारे फैक्टर्स को का मुतालिया करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमने कहाँ से अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है। आपको पता है कि जब तक हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज बढ़ाएंगे नहीं, बात बनेगी नहीं, कर्जों से तो मुल्क नहीं चलेगा ना चल सकता। तो हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज अगर बढ़ाने हैं तो फिर थोड़ी सी तंगी भी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी मैटर काफी सारी पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद किया गया। ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है। अच्छा, और बख्तियार साहब, ये जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम बढ़ा रहे हैं तो ये सिर्फ हम उन्हीं लोगों से ना जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं, वो जो कुछ सेक्टर जिनको एग्जेम्पशन हासिल है, आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, उसको भी इस बार टैक्स नेट में नहीं लाया गया। रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़े माइनर से टैक्सेस लगाए गए हैं, उस पर भी वो कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पर वो उसको चैलेंज करेंगे। रिटेलर्स को जो लाखों की तादाद है, मिलियंस में, वो चंद हज़ार लोग बड़ी मुश्किल से वो टैक्स नेट में आए, तो ये इस तरफ क्यों नहीं है FBR या हुकूमत की तवज्जो? सबसे पहले तो आपको बताऊं रिटेलर्स का अभी तक हमारे को 46,000 से ऊपर हम उनको नेट में ला चुके हैं और अभी उनके लिए स्कीम आ रही है, बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी और आप देखेंगे कि वो लोग भी प्रॉपर टैक्स नेट में आ रहे हैं। वो स्कीम हम अभी अंडर डिस्कशन है, पॉलिसी इसकी बन रही है और इंशाल्लाह वो आ जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। नंबर 2 ये है कि जी ये नहीं कि जो पहले से जो टैक्स दे रहे हैं उन पे हम टैक्स लगा रहे हैं। इशू ये है कि जी हमने जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजों को सामने रख के जब स्टडी करते तो हमें पता होता है कि हमने किस सेक्टर को ज्यादा टैक्स लगाना है, किसको कम लगाना है या किस तरीके से हमें चलना है। एक तो वो एक बाकायदा पॉलिसी डिसीजन ही है। नंबर 2, आपने एग्रीकल्चर की बात की है, तो एग्रीकल्चर इनकम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उन्होंने प्रोविंसेस को दिया हुआ है, उसके ऊपर इनकम टैक्स हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगा सकते FBR, वो प्रोविंसेस को लगाना पड़ेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं आता FBR एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, वो हमारी उससे दायरे इख्तियार से बाहर है। सही। और रियल एस्टेट सेक्टर पर अगर आप आ जाएं, जो वहाँ पर एक टैक्स आप लोगों ने लगाया है, तो वो अभी से हमने देखा पेट्रोलियम डीलर्स पर जो एक वो कैपिटल गेन टैक्स लगा, वो उसके खिलाफ वो उन्होंने हड़ताल कर दी और लोग कोर्ट जा रहे हैं।
नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो एक इंटरप्रिटेशन थी कि उनके ऊपर लग गया, वो हमने SRO इशू कर दिया और वो उनके इंटरप्रिटेशन हमने क्लियर कर दिया। उन पे पेट्रोलियम डीलर्स पे वो नहीं लग सकता, वो नहीं लग रहा। रियल एस्टेट पे किस टैक्स की बात करें, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अब रियल एस्टेट सेक्टर पर अभी इस बजट में कोई नया टैक्स लगा है? चूंकि वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम पर बड़े भारी टैक्सेस लगा दिए गए। हम जब कोई, वो जो एक लेट फाइलर की इस्तिलाह है, उसका इंप्लीमेंटेशन वो पिछले साल से कर दिया गया है कि अगर पिछले साल भी किसी ने कोई खरीदो फरोख्त की है तो उस पर भी अप्लाई हो रहा है वो। देखिए, जब हम एक तरफ बात करते हैं कि सारे सेक्टर्स को हमें टैक्स नेट में लाना चाहिए, तो रियल स्टेट में भी जो लोग इनकम कमा रहे हैं, मतलब एक चीज आपने 100 की ली और अगले दिन आपने 200 की बेची, तो आपके इनकम हुआ ना, उस इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए ना। तो पहले वो मुख्तलिफ, उसके पहले भी होता था लेकिन वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार था। अब इस दफा हमने उसको तरीक़ेकार मुख्तलिफ कर दिया, लेकिन टैक्स उस पर भी जाहिर है वो इनकम में वो देना पड़ेगा। तो वो एक जमाने से आ रहा था इस सिलसिला कि जी आपका जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, लेकिन अब वो चूंकि कैपिटल गेन भी एक इनकम है। आप चीज जैसे मैंने कहा ना कि 100 की खरीद के आप 200 की बेचें, तो उस जो एडिशनल 100 रुपए उसके ऊपर टैक्स आपको देना चाहिए ना। तो वो इलॉजिकल हो जाता है। वो टैक्स बाहर था हमारे टैक्स नेट से बेसिकली। अच्छा, टैक्स नेट में ले आए। बख्तियार साहब, ये जो रिटेलर्स के लिए आपको ये स्कीम ला रहे हैं, एक अच्छी बात है कि उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, स्कीम्स के थ्रू उनको थोड़ा सा ज़रा इस तरफ कुछ ऑफर करें। तो ये जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए कहीं कोई स्कीम या कोई रिलीफ क्यों नहीं सामने आता? आप देखें, वो 10 लाख रुपए जो शख्स कमा रहा है, वो 4 लाख रुपए तो आप लोगों को वो एज इट इज़ टैक्स की मद में दे रहा है। वो बिल्कुल यूँ यानी वो 6 लाख रुपए घर लेकर जा रहा है। तो ये अब आप समझें कि वो अपने लिए कमा रहा है या वो FBR के लिए कमा रहा है? देखिए, मैं भी सैलरीड पर्सन हूँ और हम सारे इक्वली उसमें अफेक्ट हुए हैं। वो इशू ये है कि मैंने जैसे कहा ना कि ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो इस वक्त हम इस वक्त जो डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, वो चीजें सामने रख के डिसीजन लिया जाता है। तो वो इस तरह इजीली एक्सप्लेनेबल इस वक्त नहीं है आपके सामने कि जी वो क्यों लगा। लेकिन सैलरी क्लास पे जाहिर है टैक्स तो पहले भी लगता था, कुछ रद्द बदल हुआ जिससे किसी को थोड़ा सा कम ज्यादा इस तरह सर कुछ रद्द बदल नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा एडिशनल हर एक पर बोझ पड़ा है और कम तो किसी का भी नहीं हुआ, सबका बड़ा ही है। अब आप देखें कि ये टैक्सेस एक एक आम आदमी से लिया जाएगा, जो सैलरीड पर्सन हैं, जो डियर टैक्स पेयर्स हैं। और फिर कल वज़ीर आज़म साहब ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है बिजली पर। तो ये टैक्सेस से रेवेन्यू जमा होता है ना, फिर ये इसके थ्रू आप सब्सिडीज दे रहे हैं, तो फिर तो ये बोझ तो इजाफी पड़ता रहेगा हमारी इकोनॉमी पर। देखिए, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि जी वो उन्होंने सब्सिडी किसको दी है। आई एम श्योर कि वो प्रोटेक्टेड क्लास को दी होगी, जो सोशली जिनको प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सैलरीड क्लास तो उनसे उनके साथ आप इससे मिक्स ना करें, वो डिफरेंट तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन वो तो बेचारे, वो मेरे ख्याल में उनको सब्सिडी दी कि मैंने देखा नहीं है वो, और मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिए। लेकिन वो ज़ाहिर एक प्रोटेक्टेड क्लास होगी जिनको प्रोटेक्ट करना हमारी। और बख्तियार साहब, इस बार जो टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट 13,000 अरब का ऑलमोस्ट वो रखा गया है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये बड़ा अनरियलिस्टिक है, ये अचीव नहीं हो पाएगा। फिर उसमें कुछ एडिशनल टैक्सेस भी, एडिशनल रेवेन्यू भी कुछ उसमें ऐड होगा। तो ये इसको आप लोग अचीव कर लेंगे? देखिए, पहली बात तो कि जिस साल भी हमारा टारगेट आता है, लास्ट ईयर जो हमारा 9 ट्रिलियन से ऊपर आ गया, तो लोग यही कह रहे थे कि ये हो नहीं सकता। इस दफा भी ये कह रहे हैं। प्रिजम्पशन पे मैं नहीं जाऊंगा कि वो कह रहे हैं कि जी ये एडिशनल टैक्स लगाएंगे तो बात बनेगी, तो वो तो प्रिजम्पशन वाली बात हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये टारगेट जब बजटरी टारगेट जो हमारा सेट होता है, अगेन इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस और उससे होके गुजरा है, और इंशाल्लाह ये टारगेट अल्लाह के फजल करम से अचीव होगा। और बख्तियार साहब, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए अभी FBR की क्या पॉलिसी है? इस साल जो बजट आया उसमें कितना टैक्स नेट बढ़ाया गया है? आगे के लिए आप लोग क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? कितना अभी टैक्स नेट में इजाफा होगा? देखिए, टैक्स नेट पे इजाफा कितना तो मैं आपसे नहीं कह सकता, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। लेकिन हम अपने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस मैंने कहा ना कि हमने सिम्स को जो ब्लॉक करना शुरू कर दिया, उसके अलावा ये जो रिटेलर्स का है, उसके अलावा हमारा एक और जो रिफॉर्म्स वाले हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, और वो दे आर एक्सपेक्टिंग के अराउंड 4.2 बिलियन वो टैक्स पेयर्स भी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस साल आपको हमारे जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसके जरिए आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे टैक्स नेट में काफी हद तक इजाफा होगा, और हमारे अपने टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं उसको भी। ठीक है, बहुत बख्तियार मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बोर्ड मेंबर और तर्जमान FBR हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि FBR की आगे क्या पॉलिसी है, किस तरह से हुकूमत ने डिसीजंस लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।